नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे पिछला टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा जो सैटरडे का वीकली टेस्ट होता है उसी टेस्ट का सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। हालांकि सैटरडे को जाना चाहिए था, लेकिन ठंडी के कुछ परिस्थितियों ने एक दिन डिले कर दिया और आज मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। और मैं बता दूं कि आप अगर हमारे टेस्ट से जुड़े हुए होंगे तो आपके पास वो कॉपी होगी, आप चाहें तो उस पर भी जाकर चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं, उसके आंसर को लिख सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे आप चैनल पे जुड़े हुए होंगे, हमारे अगर पहले से सब्सक्राइबर्स होंगे आप, तो निश्चित तौर पे आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के टेस्ट से लेकर हर प्रकार के क्लासेस वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि पहला जो क्वेश्चन है, हमने हिंदी के कुछ सेक्शन को, क्योंकि हमारे वहाँ ऑफलाइन में कुछ हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और जीएस की क्लासेस चल रही हैं, दोनों के टॉपिक वाइज टेस्ट को बनाया गया था। तो इसी को लेकर हमने स्टार्टिंग में जीएस के क्वेश्चन को रखा है। और मैं बता दूं कि जो भी हिंदी के क्वेश्चन को रखा है, और जो भी हमारे वहाँ ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो तो हमारे रत्नेश सर से, जो हिंदी के हमारे वहाँ टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, उनसे फुल्ली डिस्कशन कर लेंगे। मैं यहाँ हिंदी के आंसर को बताते हुए इस पेपर का डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, जिसमें सदैव में संधि है। ये पूछा गया है कि सदैव में कौन सी संधि है। दोस्तों इसमें संधि है वृद्धि संधि, और आपके आंसर में ए ऑप्शन जो है वृद्धि संधि से रिलेटेड है। फिर दोस्तों, निम्न में से किसमें गुण संधि पाया जाता है। ये भी एक संधि का प्रकार है, और किसमें गुण संधि पाया जाता है। तो देवेंद्र, जो डी नामक ऑप्शन है, इसमें गुण संधि है, तो हमारा बी का डी सही है, दूसरे का डी सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, उत्क्षिप्त का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों ये तीसरा का जो है वह है उद्धधनशिष्ट, और ये आपका ऑप्शन है बी, उद्धधनशिष्ट का ऑप्शन बी सही है। और इस तरह से हमारा 3 क्वेश्चन के बाद चौथा जो क्वेश्चन है वो आपके बीच में जा रहा है, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद है। ये तल्लीन लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो चौथे का तदधन लीन, जो आपके ऑप्शन डी सही है, उसी का सही आंसर है डी, और तदधन लीन का संधि विच्छेद होता है तल्लीन। फिर 5वां क्वेश्चन कहता है वाक्जाल का संधि विच्छेद है, और संधि विच्छेद इसमें ए ऑप्शन है वाक्धनजाल का संधि विच्छेद जो है, यह वाक्जाल का संधि विच्छेद होता है। तो दोस्तों इस तरह से 6वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और 6वां क्वेश्चन कह रहा है द्वापति का संधि विच्छेद है। ये द्वापत शब्द है, इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो 6वें का बी जो है दवो धन अपि द्वापति होता है, और इसी के अंतर्गत आप चीज़ों को देख पा रहे हैं। फिर 7वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक का संधि विच्छेद होता है, जो अत्यधिक का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो 7वें का अति धन अधिक, ये आपने सही लगाया होगा, क्योंकि सर आपको लगातार प्रैक्टिस से जुड़े रखे थे और पिछले दिनों में इसी चैप्टर को ख़त्म भी किया गया था। तो इसलिए हम लोग उम्मीद कर पा रहे हैं कि आपका हिंदी का सेशन बहुत ही बेहतर हुआ होगा। और मैं मानता हूं कि जो हिंदी हमारे वहाँ कंटिन्यू चल रही है, ये लगातार आरओ और एआरओ की परीक्षाओं तक इसको पढ़ाया भी जाएगा और उसका रिवीजन भी कराया जाएगा। और आप सबको पता होगा कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ 499 रुपये में लगातार हिंदी चल रही है, और पूरी डिटेल हिंदी चल रही है, न कि केवल आरओ और एआरओ से रिलेटेड है, बल्कि हर प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित है वो हिंदी, जो ऑफलाइन क्लासेस जीडीए टावर गोरखपुर में लगातार चलाई जा रही है। तो आप संपर्क साध सकते हैं, हम आपको अपने स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, और आप उससे संपर्क करके इस समय हिंदी को सिर्फ 499 रुपये में पढ़ सकते हैं, और फुल्ली क्लास पढ़ सकते हैं। पूरा हिंदी आप
पढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों 8वां कह रहा है निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है। तो जैसा कि आपको पता होगा विसर्ग संधि में हमारा बी जो है दोस्तों विसर्ग संधि 8वें का ए निरंतर में हमारा विसर्ग संधि दिख रहा है और 8वें का ए सही है। जबकि 9वां क्या कह रहा है इति धन आदि में कौन सी संधि है। तो दोस्तों 9वां आपका ये कह रहा है ए यड़ संधि जो है इत्यादि में पाया जाता है। और इस तरह से हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मनोहर में कौन सी संधि है। मनोहर शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है, तो यह विसर्ग संधि है और बी ऑप्शन आपका सही जा रहा है विसर्ग संधि में। 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एक कथन गलत है। और कथन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो 4 कथन इससे रिलेटेड है। पहला है संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा कि गलत का चुनाव करना है, गलत ही प्रश्न में पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। तीसरा कह रहा है समाज में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं समास में। और चौथा कह रहा है समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो दोस्तों गलत का चुनाव करते समय सिर्फ सी नामक है कि यह समास में पदों का प्रत्यय समाप्त नहीं किया जाता है, ये कह रहा है कर दिए जाते हैं। यही आपके ऑप्शंस गलत हैं। दोस्तों 12वां क्या कह रहा है, 12वां हम देखते हैं पुरस्कार। दोस्तों 12वां क्या कह रहा है, 12वां कह रहा है पुरस्कार में कौन सी संधि है। बेहद आसान है और आप देख सकते हैं कि पुरस्कार में जो सी ऑप्शन है और यह ऑप्शन जो है कि विसर्ग से संबंधित है। और आपको यहाँ देखने को मिलेगा सी संधि, सी नामक जो ऑप्शन है उसमें क्या कह रहा है 12वें का सी विसर्ग संधि कह रहा है। और विसर्ग संधि आपकी सही है, सी नामक ऑप्शन सही है। 13वां कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा है और व्यंजन संधि में सदाचार में व्यंजन संधि आता है और ऑप्शन डी सही है। इसी प्रकार से दोस्तों 14वां का क्वेश्चन कह रहा है और 14वें क्वेश्चन से आपको इसमें पॉलिटी का और राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखने का मौका मिलेगा। तो 14वां कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ ध्यान देंगे कि पहला जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था वो कलकत्ता में था और किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो वह रेगुलेटिंग एक्ट जो अधिनियम था 1773 में, जिसे पहला अधिनियम भी कहा जाता है सामान्य तौर पर, उसी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित की गई थी जिसमें 4 न्यायाधीश थे। एलिजाह एम्पे करके एक पहले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इस सर्वोच्च न्यायालय में CJI बनाए गए थे। अगला हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से किसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा को लेकर भारत में लगातार कई अधिनियमों में इसका उल्लेख होता रहा है। और पहला कह रहा है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा कह रहा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और तीसरा कह रहा है प्राच्यविद और आगलविद, इसे पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा के रूप में भी जानते हैं। ये दोनों के बीच में विवाद रहा है। इसके बाद भी अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया गया। तो इसमें तीनों सही है, ये तीनों ऑप्शन आपके सही जा रहे हैं और इस तरह से हमारे तीनों ऑप्शंस में देखते हैं डी ऑप्शन सही निकल रहा है। 16वां कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम, ध्यान देंगे निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को, ध्यान रखेंगे, विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। तो दोस्तों बजट पर बहस करने की शक्ति पहले से आप देख पा रहे होंगे, पहले थोड़े बहुत हमको अधिकार मिलते थे, बोलने का अधिकार नहीं मिलता था। कभी अधिकार बोलने का मिला तो हर प्रश्नों पर बहस करने की शक्ति नहीं मिली थी। लेकिन बजट पर और विधान परिषद में पहली बार जो शक्ति प्राप्त हुई 1892 में हुआ था। 1892 एक महत्वपूर्ण अधिनियम रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व संविधान निर्माण के संदर्भ में अगर बात करें तो संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1892 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है, जिसमें बताया जाता है कि पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की भारत में शुरुआत भी की गई थी। नेक्स्ट 17वां
17वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, इसको आपको पढ़ाया गया है क्लास में, बहुत डिटेल पढ़ाया गया है। और प्रांतीय स्वायत्तता की बात भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था और इस पर लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे दोस्तों। तो 1919 अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए गए थे, जिसमें बाकायदा पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत बेहतर ढंग से की गई थी, महिलाओं को मत देने का अधिकार भी दिया गया था इसी के अंतर्गत, और एक अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं के लिए एक संस्था का गठन इसी अधिनियम का विचार था। तो यह अपने आप में बड़ा अधिनियम है जिसे 1919 अधिनियम कहते हैं। फिर 1935 अधिनियम के द्वारा 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ, जिसे अवशिष्ट शक्तियाँ भी कहते हैं, किसे दी गई थी, लेकिन 1935 के अंतर्गत पूछ रहा है, अर्थात आज़ादी से पहले की बात पूछ रहा है। तो उस समय अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी, याद रखेंगे, उस समय अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। और आज संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ जो है दोस्तों, वह हमारे देश के संघ को मिला हुआ है, अर्थात केंद्र को मिला हुआ है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों ये संविधान सभा का विचार पूछ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दो बातों का थोड़ा सा मेंशन हो जा रहा है। एक विचार पूछा है और पार्टी स्तर के नाम पर आपके सामने ऑप्शन दिया रखा है। तो स्वराज पार्टी के तौर पर 1934 में यह मांग की गई थी, जबकि 1934 में ही विचार देने का सर्वप्रथम काम किया गया था, तो MN राय के द्वारा किया गया था दोस्तों। वह भी घटना 1934 से रिलेटेड है, और हालांकि MN राय स्वराज दल के नहीं थे, लेकिन पार्टी के तौर पर स्वराज पार्टी 1934 में मांग की थी, और व्यक्ति के तौर पर विचार देने का काम MN राव ने किया था। तो ये दोनों बातें अलग, अगर MN राव के तौर पर यहाँ ऑप्शन होता तो शायद वह भी ऑप्शन सही होता। फिर हम 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य, ध्यान देंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, पूछ रहा है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, भारतीय संविधान के गतिरोध को दूर करने के लिए आया था, और अंतिम कैबिनेट मिशन महत्वपूर्ण कैबिनेट मिशन माना जाता है। और इसके 3 सदस्य थे, जिसमें लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य थे, जबकि विलियम वुड यह उसके सदस्य नहीं थे, अर्थात ऑप्शन ए सही है। फिर 20वें क्वेश्चन की तरफ से हम बढ़ते हैं, और दोस्तों 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 21वें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में, ध्यान देंगे, अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे। दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था, संविधान के निर्माण से पहले और संविधान लागू होने तथा स्वतंत्रता से पहले भी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और उस समय डॉक्टर एस राधा श्रीकृष्णन या राधा कृष्णन जिन्हें कहा जाता है, भारत को जो प्रथम उपराष्ट्रपति के गौरव को प्राप्त किए थे, उनको दूसरी बार राष्ट्रपति भी बनाया गया था। वो भारत के प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं, और उन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। तो वही अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, जबकि राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद जी और जगजीवन राम, ये तीनों लोग अंतरिम सरकार के सदस्य रहे थे। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो आप सबको मालूम होगा कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस दिन पहली बैठक हुई थी दिल्ली स्थित संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, और उस दिन की पहली अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जबकि अस्थायी तौर पर अध्यक्ष अगले दिन यानी 11 को, अगले बैठक के दिन अर्थात 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था। 23वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में प्रथम मनोनीत उपसभापति, ध्यान देंगे दोस्तों, ये मनोनीत उपसभापति थे, जबकि उपसभापति के तौर पर 2 लोगों का नाम सामने आता है, एक है HC मुखर्जी और एक है फ्रैंक एंथोनी। दोस्तों मनोनीत के तौर पर जब प्रश्न पूछ रहा है तो फ्रैंक एंथोनी होगा, जबकि अस्थायी तौर पर के बजाय अस्थायी तौर पर
उपसभापति चुनने की बात आएगी तो एच.सी. मुखर्जी होगा। इसमें मनोनीत पूछ रहा है उपसभापति, तो फ्रैंक एंथनी का नाम आएगा और आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। दोस्तों ये प्रथम बैठक पूछ रहा है और प्रथम बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें एक प्रिंटेड मिस्टेक होने के नाते 47 हो गया है और इस तरह से ऑप्शन ए सही है। जो जिन लड़कों ने सही जानने का प्रयास किया होगा, सही इसमें से निकालने का प्रयास किया होगा, डेट वाइज सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन 9 दिसंबर को दिख रहा है। भले ही आपका 1946 के बजाय 1947 हो गया है, लेकिन मैं मानता हूं कि एज ए जीनियस स्टूडेंट के तौर पर जिन लड़कों ने ऑप्शन ए लगाया होगा उन्हीं का मैं आंसर सही भी मानूंगा और वह ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे। दोस्तों अधिवेशन बनाने के दौरान कितने हुए थे तो इसमें 10+2 अधिवेशन माने जाते हैं और 10+2 अधिवेशन का मतलब 10 अधिवेशन तो बनाने के दौरान लगातार होते रहे हैं, जबकि 2 अधिवेशन बाद में हुए हैं। एक अधिवेशन जिस दिन बनाकर पूरा किया जा रहा था 26 नवंबर 1949 को और एक और अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो 10+2 पर बात होती है तो इस तरह से 12 हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, अर्थात 12 अधिवेशन हुए थे। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये चर्चित क्वेश्चन है और लगातार पूछा जाता है। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी थे, एक वरिष्ठ संविधान निर्माता भी रहे हैं और उन्हें लगातार सलाहकार के पोस्ट पर रहने का गौरव भी प्राप्त हुआ, इसलिए बी.एन. राव साहब को एक बड़े संवैधानिक निर्माताओं में से काउंट किया जाता है। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। दोस्तों अपनाया गया था, ध्यान दीजिएगा, लागू नहीं किया गया था, अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी। मित्त मार्ग सप्तम 2006 इसको कहा जाता है, 26 नवंबर 2006। अगर हम संवत के आधार पर बात करें तो इस तरह से विक्रमी संवत के आधार पर उसको लिया जाता है। तो हालांकि उस दिन डेट जो हो रहा था वो 26 नवंबर 1949 हो रहा था, यही सही है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। अपनाया गया प्रश्न पूछा गया है तो 26 नवंबर 1949 का आंसर सही है। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। दोस्तों कांग्रेस भारत था और संविधान सभा कांग्रेस थी, इस बात का उल्लेख ऑस्टिन ने किया है और ऑस्टिन हमारे संविधान के आलोचक के तौर पर भी उनको देखा जाता है। उन्होंने हमारे ही संविधान के निर्माताओं को कहा था कि यह वकीलों का स्वर्ग है, जो संविधान का निर्माण कर रही है वह वकीलों का स्वर्ग है। कई प्रकार के दुनिया का सबसे विशालतम संविधान एक आलोचना के तौर पर भी इन्होंने कहा था। तो आइंस्टीन लगातार आलोचक भी रहे हैं और इन्होंने ही भारत संविधान सभा भारत कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था का नाम दिया था या उल्लेखित किया था। तो ऑप्शन ए सही है। आइंस्टीन के ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जाता रहा है, यूपीएससी से लेकर बाकी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में भी इसके क्वेश्चन को रिपीटेड किया जाता रहा है और हमेशा आप आइंस्टीन के कुछ विचारों को पढ़ लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसका आंसर आप सही दे पाएंगे। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। दोस्तों महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। आप याद रखेंगे और ध्यान देंगे तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र हुए थे और संविधान निर्माण के समय भी 15 महिलाएं शामिल थीं। तो 15 और 15 का उल्लेख यदि आप करते रहेंगे तो आपको रिपीटेड होता रहेगा। 15 अगस्त 1947 में 15 आ रहा है और संविधान सभा के निर्माताओं में भी महिलाओं की संख्या 15 थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट दोस्तों 29वें के बाद 30वां जो क्वेश्चन कह रहा है वह 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, दोस्तों ये ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके अध्यक्ष कौन थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया होगा। मेरा कोशिश है कि इसमें जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं,
उन तक भी कुछ क्वेश्चन पहुँचे, उन्हें भी समझ में आए कि टेस्ट कैसे शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ आसान क्वेश्चन भी डाले गए थे, जबकि कुछ बेहतर क्वेश्चन भी इसमें दिखाई देते हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखते हुए जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ बहुत टफ क्वेश्चन है तो कुछ आसान भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य हैं। दोस्तों एक तीसरा क्वेश्चन है, तीसवें क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा है, क्योंकि तीसवें क्वेश्चन प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है और एक तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनके साथ कितने सदस्य थे। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन अपने आप में एक तीसरे क्वेश्चन से पता चल जा रहा है। आप अगर जीनियस स्टूडेंट के तौर पर इसका अध्ययन कर रहे होंगे अच्छे ढंग से तो तीसवें क्वेश्चन का आंसर एक तीसरे से प्राप्त कर लिए होंगे। इसके सदस्यों की संख्या 7 थी, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों हाँ, इस तरह से मैं बता दूं कि टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, जबकि अंबेडकर को लेकर इसमें पूछ रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे। अगर अंबेडकर को छोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या होती है 6 और यही आंसर सही है, अर्थात ऑप्शन बी सही है, क्योंकि अंबेडकर को लेकर इसमें अन्य सदस्य पूछ रहा है। दोस्तों अंबेडकर जी को छोड़कर पूछ रहा है, इस तरह से इसमें ऑप्शन बी सही होगा। जितने बच्चों ने एक तीसरा का ऑप्शन बी लगाया होगा वह 6 का ऑप्शन है और वही आंसर सही है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। दोस्तों ये पांडुलेखन समिति जो है कि थोड़ा सा शब्दावली इसको काफ़ी जो है कि IAS पैटर्न वाली शब्दावली दे दिया गया है, क्योंकि ये 2018 में प्रश्न भी आया था और पांडुलेखन समिति को हम लोग ने देखा तो प्रारूप समिति के ही संबंध में बात की जा रही है, अर्थात प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं थे इस बात का प्रश्न है। तो जवाहरलाल नेहरू जी कभी भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो जबकि मोहम्मद सादुल्ला साहब, KM मुंशी साहब, AK अय्यर साहब, इन तीनों लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे, उन 6 सदस्यों में शामिल थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी सही है। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्चता की बात कहा जा रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है ऑप्शन संविधान, तीसरा है संसद, चौथा है धर्म। संविधान सर्वोच्च है ऐसा बार बार कहा जाता है, ऑप्शन भी संविधान ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी के अनुसार संविधान हमारा सर्वोच्च है राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार हम बात करें तो। 34वां क्वेश्चन का रहा है, न्यायिक पुनराविलोकन की सब व्यवस्था है। दोस्तों न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था जो है कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राप्त है और ऐसी पुनराविलोकन की शक्ति हम अमेरिका से प्राप्त किए हुए हैं और भारत तथा अमेरिका इस समय दोनों संविधानों में है, जबकि केवल भारत गलत हो जाएगा, केवल अमेरिका ये भी गलत हो जाएगा, केवल यूके ये भी गलत हो जाएगा, जबकि ऑप्शन भारत और अमेरिका अर्थात USA सही है, ऑप्शन सी सही है। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, यानी किस देश की पद्धति पर भारतीय संघवाद को अपनाया गया है। तो भारतीय संघवाद को जो अपनाया गया है वो कनाडा के पद्धति पर अपनाया गया है, जबकि इस चारों ऑप्शन में से आपको कनाडा नहीं दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और टाइपिंग के दौरान कनाडा कर्नाटक में थोड़ा सा बदल गया है। अब हम यहाँ कनाडा लिख दें तो हम आपको आंसर सी सही बताएंगे, जबकि क्लास में भी हमने ऑप्शन सी में कनाडा कर दिया था, तो उस हिसाब से भी वहाँ मैंने सीधे आंसर को बता दिया था। लेकिन आप लोगों ने अगर कनाडा को लगाया होगा तो आपका ऑप्शन सही है, 35 का सी सही है। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। अब ये ऑप्शन है, 2 ऑप्शन इसमें कह रहा है। प्रश्न एक बार और पूछ ली, कथन क्या है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। इसकी 2 व्याख्या दी गई है कारण में। पहला, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, अर्थात हम ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से हम मौलिक अधिकार लिए हैं इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान हो गया है। इसका कोई मैचिंग नहीं है, अर्थात कथन और कारण में कोई संबंध नहीं दिख रहा है।
इसलिए ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला एक और दोनों सही है, दो एक की व्याख्या सही है। सही नहीं है व्याख्या गलत है। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, एक और दो दोनों सही है। दोस्तों ध्यान देंगे कि कह रहा है, बी क्या कह रहा है, एक और दो दोनों सही है परंतु दो एक की सही व्याख्या नहीं है, अर्थात दोनों तो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है का उल्लेख है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से आओ 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संविधान किस देश से प्राप्त हुए हैं। लिखित संविधान किस देश से प्राप्त प्रारंभ हुआ है। दोस्तों इसमें लिखित संविधान किस देश से प्रारंभ हुआ है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें अमेरिका, जैसा कि आप सबको पता होगा दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश अमेरिका है और अमेरिका से ही दुनिया भर के देशों में लिखित संविधान की शुरुआत हुई थी, अतः ऑप्शन ए सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। तो 37वां के बाद हम 38वें की तरफ बढ़ते हैं। 38वां कह रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया। दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है, आसान क्वेश्चन है, 22 भागों में बांटा गया है और बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है 39वां, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अर्थात दोस्तों 3 सोपानों में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है और किस भाग में पूछा गया है। आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देंगे कि भाग पूछ रहा है तो भाग 9 हो जाता है, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों जबकि यही अनुसूची पूछता, यहाँ भाग के जगह पर अनुसूची पूछ देता तो फिर अनुसूची 11 सही होता। इसका हमेशा आंसर देते समय यह ध्यान देना होता है कि भाग से प्रश्न पूछ रहा है कि अनुसूची से प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि दोनों से प्रश्न पूछने की बारी बारी से क्रम जारी रहती है और इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होकर अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। दोस्तों यहाँ विधायी संबंध के बारे में पूछ रहा है और संघ और राज्य के विधायी संबंधों की व्याख्या पूछ रहा है। तो आप भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन विधायी संबंध में बात कर रहा है तो अध्याय 1 हो जाएगा, क्योंकि अध्याय 2 होते ही प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात करने लगता है हमारा संविधान, जबकि 11 और अध्याय ए में विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। अगर हम बी लगाते तो अध्याय 2 लिखा हुआ है जो गलत हो जाता है, क्योंकि यह प्रशासनिक संबंधों की बात करता है। अध्याय ए सही है और ऑप्शन ए सही है। 41वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। दोस्तों 16वां भाग किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी कह रहा है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। और हमेशा 16 को याद रखेंगे, जब आप अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमारे देश के कुछ विशेष वर्गों को विशेष उपबंध दी गई है, विशेष प्रकार की उन्हें अधिकार दे दिए गए हैं। तो उसी के अंतर्गत भाग 16 में भी यही बात कही गई है लगभग, और अनुच्छेद 16 में भी यही बात कही गई है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि भाग 16 किस बात का उल्लेख करता है, अर्थात कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात कहता है। 42वां क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, आप सब लोगों ने सही लगाया होगा। अनुसूचियों की संख्या 12 है, क्योंकि प्रारंभिक दिनों में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जबकि 4 अनुसूचियां बढ़ा दी गई हैं और अब इस समय अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 43 जो कह रहा है, और भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों की ब्यौरा देता है। अर्थात संघ की बात करता है, राज्य क्षेत्र की बात करता है, सीमाओं की बात करता है, और ऐसी सब कुछ अनुसूची फर्स्ट में दी गई है। तो पहली अनुसूची में इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। आप अनुसूची 1 को पढ़कर देख सकते हैं कि अनुसूची 1 में राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44वां क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित करना चाहिए। अर्थात कौन नए भाग के नए राज्यों के निर्माण के लिए कौन सी अनुसूची में अवश्य रूप से संशोधन होगा, इसी बात का उल्लेख है। मैंने ऊपर ही बताया है कि अनुसूची 1 में
राज्य का नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं का उल्लेख है, अगर उसमें कोई बंटवारा होता है तो पहली अनुसूची में ही संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए में पहली अनुसूची का नाम का उल्लेख है, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा एक समवर्ती सूची का विषय है? दोस्तों समवर्ती सूची का विषय पूछ रहा है। तो दोस्तों समवर्ती सूची में शिक्षा का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 में किए थे, तो उसमें शिक्षा उसके पहले राज्य सूची का विषय था। शिक्षा, वन इत्यादि को उठाकर हम लोग समवर्ती सूची में रख दिए, तब से यह शिक्षा समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ है। जबकि कृषि, पुलिस और रक्षा ये तीनों जो है राज्य सूची का विषय है। हालांकि कृषि एक ऐसा मामला है जिसमें तीसरे संविधान संशोधन के तहत कृषि के विपणन व्यवस्था या विनिमय व्यवस्था या उसके आय व्यय की वृद्धि हेतु केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। भले ही राज्य सूची में है, लेकिन केंद्र और संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए 2021 में हमारी संसद ने जब कानून बनाई थी तो देश में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। देश के किसानों ने दिल्ली में जाकर लगातार 6-8 महीने तक जाम रखा था और उसी अव्यवस्था के अंतर्गत फिर उस बिल को वापस भी ले लिया गया था। वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी, जबकि विषय है राज्य सूची में। लेकिन तीसरी संविधान संशोधन 1954 में एक व्यवस्था बना दी गई थी, जिसके अनुसार इस प्रकार के विपणन से संबंधित अधिकार केंद्र को दे दिया गया है, संसद को दे दिया गया है। उसी के अंतर्गत संसद ने इस कानून का निर्मित किया था। अब हम 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान, दोस्तों भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? अर्थात राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया था। ऊपर ही मैंने उल्लेख किया कि शिक्षा, वन इत्यादि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया था। तो यह काम 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन सही है। 47वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है। 10वीं अनुसूची बाद में बनाई गई, 1985 में इसका निर्माण हुआ था। 52वां संविधान संशोधन में इसका निर्माण किया गया था और दल बदल रोधी कानून भी बनाया गया था। इसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रतिरोधी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 48 नंबर का क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो दोस्तों शुल्क व कर लगाने का अधिकार किसको दिया गया है? 48वां क्वेश्चन कह रहा है। और 48वां का जो ऑप्शन आपके सामने है वो क्या है, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि संविधान किस अनुसूची में दिया गया है, मतलब किस अनुसूची में कर और शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची में कर और शुल्क लगाने का अधिकार है। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में जैसा कि संघ राज्य समवर्ती सूची का, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का भी उल्लेख है, लेकिन उसी 7वें में फिर कर और शुल्क लगाने का भी अधिकार दिया गया है। तो 7वां अनुसूची सही है और ऑप्शन बी सही है। 49वां कह रहा है, कृषि सुधार के विषय के अंतर्गत आते हैं। और क्या क्या कृषि सुधार के विषय के अंतर्गत आते हैं? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत कृषि भूमि सुधार, दोस्तों इसमें भूमि सुधार लिखा हुआ है, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आते हैं। और भूमि सुधार के अंतर्गत राज्य सूची के मामलों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात राज्य सूची के अंतर्गत ही भूमि सुधार के विषय रखे गए हैं। इसी बात की चर्चा की जा रही है। 50वां और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? अर्थात निर्माताओं ने किस विषय को आधार बनाकर या उनका मत जो बनाने का ध्येय था वह किस पर आधारित था, किसमें प्रतिबिंबित होता है हमारे संविधान के निर्माताओं का मत? तो जैसा आप सबको पता होगा कि हमारे संविधान में जो संविधान की आत्मा कही जाती है वो उद्देशिका को कही जाती है या प्रस्तावना को कही जाती है। उसी बातों में लिखी हुई शब्दों का जो है कि आधार बनाकर हमारे निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया था। तो इसमें जो निर्माताओं का मत दिखता है वह किससे प्रतिबिंबित होती है? तो उद्देशिका से प्रतिबिंबित होती है। तो दोस्तों हमारे 50वां और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी
ए सही है, जिसको हम उद्देशिका कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके सिर्फ डिस्कशन और एनालिसिस से संबंधित थे। इसके सारे आंसर आपको मिल चुके होंगे, लेकिन आपने कितना नंबर पाया होगा, किसका कितना प्रश्न सही है, ये सब कुछ क्लास में आपको बताया जाएगा। जबकि इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन किस विषय से आपके हम अपने प्रश्न के या हम अपने टेस्ट पेपर में रखें, इसका सुझाव हम आपसे चाहेंगे। और आप हमें कमेंट करके अपने सुझावों को दे सकते हैं कि किस विषय का चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे आपकी समस्याएं दूर हो सके। इसी के अंतर्गत हम आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप अपने सुझाव को जरूर से देंगे। दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरा टेस्ट सॉल्यूशन पाने के लिए और आपको बहुत धन्यवाद और शुभकामना भी कि आप लगातार इसी तरह के समस्याओं के निदान हेतु हमारे चैनल पर बने रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।